हेलो मित्रों, किसान भाइयों, आपको नमस्कार। काफ़ी दिनों से मैं कुछ व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन चूंकि ये रबी का सीज़न चल रहा है, गेहूं की बुआई आप लोग शुरू कर रहे होंगे, तो इस समय वीडियो बनाना आवश्यक था किसानों की जानकारी के लिए। तो आज मैं आपको गेहूं की बुआई के बारे में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ चर्चा करूंगा। किसान कुछ जानकारी के अभाव में उन पैदावार नहीं ले पाते हैं। सारी चीज़ें समय से डालते हैं, खाद है, पानी है, बाकी खरपतवार नाशक है और सारी चीज़ें डालते हैं, लेकिन जो है कुछ कमियों के कारण, कुछ जानकारी के अभाव में नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके पैदावार पर उसका बुरा असर पड़ता है। तो मैं आज आपको कुछ उन बिंदुओं पर चर्चा करूंगा जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी पैदावार जो है अच्छी पा सकते हैं। सबसे पहले जो है गेहूं की बुआई के लिए आप लोग तैयारी करते हैं, तो तैयारी के पहले जो है कभी आप देखते हैं कि धान की जो बुआई किए हुए हैं उसका ठूंठ जो है पड़ा रहता है, तो जिससे जो है गेहूं की बुआई अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। और सरकार के द्वारा काफ़ी प्रतिबंध भी लगाया गया है और ठूंठ को जलाना भी ठीक नहीं है। पराली से काफ़ी जो है प्रदूषण पैदा होता है और इसके लिए जलाए जाने वाले किसानों के ऊपर दंड भी लगाया जा रहा है। और इसके साथ साथ किसानों को प्रोत्साहन भी किया जा रहा है। उनको जो है कुछ कृषि यंत्रों पर जो है अनुदान दे करके वो जो है किसानों को प्रोत्साहन किया जा रहा है कि आप अनुदान पर कृषि यंत्र ले करके और आप पराली को न जलाएं और इससे आप जो है गेहूं की बुआई करें और अच्छा पैदावार लें। और इसी के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, जहां पर आप जो है अपने पराली को निस्तारण कर सकते हैं, उनको बेच सकते हैं। एक तो पराली आपका निस्तारित हो जाएगा, इसके साथ साथ आपको उससे कुछ पैसों की अर्निंग हो जाएगी। ये जो सीबीजी प्लांट हैं वो आपके पराली को खरीद लेंगे और आपको कुछ पैसा मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो आप वहाँ नहीं पहुँचा सकते हैं तो उसको खेत में सड़ाइए। आप जो है 30 किलो 35 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया का छिड़काव करके आप पानी भर के आप जो छिड़काव कर दीजिए और उसके बाद जब ओट आ जाए तो जुताई करके आप पलट दीजिए, जिससे कि वो जो है उसमें पराली सड़ जाएगा और फिर वो जो आप खाद का काम करेगा। ये हो गया आपका पराली प्रबंधन। और उसके साथ साथ तैयारी आप जो करते हैं, तैयारी तो आप लोग जानते हैं, तैयारी में बहुत कुछ नहीं बताना आपको। जुताई है कैसे, एक जुताई, दो जुताई या कल्टीवेटर से, रोटावेटर से, जैसा भी आप करते हैं, आप लोग भिज्ञ है इसके लिए बहुत कुछ नहीं बताना है। बाकी आगे की चीज़ है क्रॉप रोटेशन। जो चीज़ ध्यान देना है वो क्रॉप रोटेशन है। क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्र। किसान जो है एक ही खेत में कई सालों से गेहूं की बुआई करता है। इससे ये होता है कि जो ऊपरी सतह होता है जहां पर पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, उसमें से काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व अवशोषण हो जाता है और नीचे जो पोषक तत्व पड़े रहते हैं वो बेकार जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप क्रॉप रोटेशन अपनाएं, फसल चक्र। जैसे आप किसी खेत में गेहूं के अलावा कोई और फसल बोए हैं, जो लंबी जड़ें वाली फसलें हैं, जैसे चना है, मटर है, इस तरह की फसलें हैं जिनकी जड़ें गहराई तक जाती हैं, उनको बोए हुए खेत में अगर गेहूं आप बोते हैं तो निश्चित रूप से पैदावार आपका बढ़ जाएगा। तो क्रॉप रोटेशन आप जरूर अपनाएं। इसके बाद जो है खेत की तैयारी में आती है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ है खेत की तैयारी में खेत आपका भुरभुरा होना चाहिए और पर्याप्त नमी होना चाहिए। अगर पर्याप्त नमी नहीं रहेगा तो बीज का जमाव कम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसान जो है बिना पर्याप्त नमी के, या कभी सिंचाई या वर्षा हो जाता, उसी नमी में किसान बो देते हैं, तो पर्याप्त नमी नहीं रह पाता है, जिससे जो है बीजों का जर्मिनेशन जो है
अच्छा नहीं हो पाता। इसलिए आप ध्यान रखिए कि गेहूं की बुआई से पहले खेत की नमी आप पर्याप्त रखें, जिससे कि आपका जो भी बीज आप डालें वो पर्याप्त जमा हो। अगला पॉइंट है खाद और उर्वरक। खाद और उर्वरक तो समझिए, खाद में जो आप गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, आप पर्याप्त मात्रा में डाल सकते हैं। इसका कोई मापदंड नहीं है, आप 2 कुंटल 4 कुंटल जैसा भी आपके पास है, 2 टाली 4 टाली आप एकड़ में आप डाल सकते हैं। इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, इसका अच्छा ही असर पड़ेगा। ये तो खाद हो गया। बाकी इसके बाद उर्वरक, उर्वरक बहुत महत्व रखता है। कुछ किसान जो है यूरिया को नासमझी में अधिक मात्रा में डाल देते हैं और उसका जो है बहुत असर पड़ता है। तो आप ध्यान रखिए कि यूरिया के साथ डीएपी या फास्फोरस और पोटास की कोई भी खाद जो आती हैं उनको आप डालिए। ध्यान रहे कि कुछ किसान जो है यूरिया का प्रयोग जो है गेहूं के बुआई में नहीं करते हैं, बाद में करते हैं। तो ऐसा कभी मत करिए, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है वो जब आप नहीं डालेंगे तो जैसे पौधा जर्मिनेशन में जब पौधा निकलेगा तो उसको तत्काल नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप नहीं डालेंगे और आगे चल के उनके जो है बढ़ोतरी पे असर पड़ेगा। और इसके बाद जो है अगर आप डाई यूरिया और पोटास डालते हैं, डीएपी यूरिया और पोटास डालते हैं, तो डीएपी की मात्रा 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ डाल दीजिए और उसके साथ साथ यूरिया 50 किलोग्राम प्रति एकड़ और पोटास भी आप 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ डालिए। अगर आप डीएपी की जगह पर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो 20 किलोग्राम यूरिया आप जरूर डालिए। तो ध्यान रखिए कि यूरिया जरूर डालिए, लेकिन आप ये ऐसा कर सकते हैं कि अब तक तो वैज्ञानिकों ने ये प्रिस्क्राइब किया था कि आधा यूरिया जो है बुआई के समय दिया जाए। तो आप इसमें शिथिलता बरत करके आप आधा न दे करके 25 से 30% यूरिया आप जो है बुआई के समय दे सकते हैं, क्योंकि जब जर्मिनेशन होगा तो इतनी यूरिया इसे फसलों के लिए पर्याप्त हो जाएगा और जर्मिनेशन अच्छा होगा। तो ये हो गया खाद और उर्वरक हो गया आपका। अब बुआई में बीज की शुद्धता बहुत महत्व रखती है। बीज आप ऐसे स्रोत से खरीदें जो आपका बीज शुद्ध हो। उसमें जो है कुछ खरपतवार आ जाते हैं, जैसे गेहूंसा है, तो गेहूंसा का हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। हमारा वीडियो आप पीछे का जो है वो देख लीजिएगा। गेहूंसा जो ऐसा खरपतवार है कि अगर एक बीज उसका जो है जमीन में पड़ा रहेगा तो उससे 10,000 से लेकर 30,000 बीज तैयार होंगे। अगर एक गेहूंसा का पौधा है तो उसे 10,000 से लेकर के 30,000 तक बीज तैयार होंगे और उसी तरह से आगे 10,000 से 30,000 पौधे भी वो तैयार करेगा। तो ये बहुत खतरनाक है। तो बीज के ध्यान रखिए कि जहां से भी बीज खरीदें वो रिलायबल सोर्स हो, यानी वहां पर बीज आप शुद्ध मिले, चाहे बीज गोदाम से लीजिए या प्राइवेट गोदाम से लीजिए, कंपनियों से लीजिए, कहीं से लीजिए। तो ये बीज की शुद्धता हो गई। आगे आ गया बीज की मात्रा। बीज की मात्रा जो है, बीज अमूमन किसान बीज ज़्यादा डाल देते हैं, तो आप ज़्यादा बीज मत डालिए। कुछ सीड्स हैं, वेराइटीज हैं जो दाने बड़े होते हैं, जिनका बड़ा दाना होता है, जैसे केदार है, SD 2967 है, PBW 550 है। तो ये सब जो है आप 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या कहने का मतलब जो है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ आप जो इसको डाल सकते हैं। बाकी जो सामान्य प्रजातियां हैं उनको आप जो है 40 किलोग्राम प्रति एकड़ या 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप इसको बो सकते हैं। तो आगे की चीज है बीज शोधन। बीज शोधन तो बहुत ही आवश्यक है। किसान देखते हैं कि जो बाजार में जो बीज आता है, थैला आता है बीज का, उसमें एक पैकेट पड़ा रहता है थीरम का, 2.5 ग्राम का पैकेट 1 किलोग्राम बीज में पर्याप्त होता है। तो उसके आप जरूर शोधन करें। इससे ये होता है कि जो बीज आप डालेंगे खेत में उसमें बीमारियां जो है नहीं लगेंगी और आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। तो ये हो गया बीज शोधन। दूसरे बीज की बुआई। बीज की बुआई जो है
ये जो बीज का जो डेप्थ है, यानी कितनी गहराई पर बीज बोया जाए। तो बहुत से यंत्र हैं जो काफ़ी गहराई में बीज बो देते हैं। ये सब ध्यान रखिए आप कि ऐसा मिट्टी तैयार करिए कि जो है बीज जो है आपका 5 सेंटीमीटर या उससे 1 सेंटीमीटर नीचे या 1 सेंटीमीटर ऊपर, ये इतना हो सकता है। इससे ज़्यादा न तो गहरा बोएं या न तो आप इससे उथला बोएं, क्योंकि उथला ज़्यादा बो देने पर चिड़ियाँ जो है काफ़ी खा जाती हैं और ये जो है इससे काफ़ी नुकसान होता है, बीज का जमाव कम होता है। अगला पॉइंट जो है बुआई का समय। बुआई का समय किसान भाई इस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन किसान भाई आप समझिए कि बीज की बुआई का समय बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बीज का बुआई ये जो है बीज जर्मिनेशन निश्चित समय पर होता है। आप देखते हैं कि बीज कोई भी बीज होता है, धान या गेहूं का है, वो अपने समय पर ही जमता है। साल भर खेत में रहेगा वो नहीं जमेगा, लेकिन उसका सीजन जब आएगा तब वो जम जाएगा। तो ध्यान रहे कि बीज का बुआई का समय जैसा ये 10 नवंबर आज चल रहा है, 10 नवंबर से बुआई आप कर सकते हैं। बुआई जर्मिनेशन इसका 20 डिग्री टेम्परेचर से 35-40 डिग्री टेम्परेचर तक हो सकता है, लेकिन जो है इसका जमाव 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर पर बहुत अच्छा होगा। और कुछ किसान ऐसा करते हैं कि कभी खेत नम रहता है या पानी बरस जाता है, तो उसके पहले नवंबर या नवंबर के पहले सप्ताह में ही लोग बो देते हैं। तो ऐसा कदापि न करें। और आगे भी चल करके वो दिक्कत करता है कि उसमें जो टिलरिंग होती है, आप ध्यान दीजिए कि जब पहले आप बो देंगे तो टिलरिंग का समय पहले आएगा। आप ये समझें कि टिलरिंग जो है 12 से 15 डिग्री टेम्परेचर पर होता है और ये करीब 35 से 40 दिन पर ये आता है। यह टेम्परेचर गेहूं को जब नहीं मिलेगा तो टिलर्स कम निकलेंगे। टिलर्स कम निकलने से ये होता है कि गेहूं की वृद्धि तो बढ़ जाता, क्योंकि टिलर एक गेहूं में अगर टिलर 4, 5, 7 निकलते हैं तो लंबाई में तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उनका जो है टिलर कम निकलने से उनका पैदावार कम हो जाता है। लंबाई बढ़ने से नुकसान क्या होता है? एक तो लंबा हो जाता है, आपकी पैदावार उससे कम हो जाती, कम टिलर निकलते हैं। और दूसरी कमी ये हो जाती है कि टिलर जब लंबे हो जाएंगे तो वजन उनका जब निकलेगा तो वजन उनका बढ़ेगा और पानी जब चलाएंगे आप तो वो आसानी से गिर जाएंगे, तो ये नुकसान हो जाएगा और पैदावार आपकी मारी जाएगी। और टिलरिंग अगर अधिक होगा तो निश्चित रूप से पौधे जो है ठीकने रहेंगे, कम ऊंचाई के होंगे और पौधों जमीन में उनका पकड़ अच्छा होगा और टिलर अधिक होंगे और इस फलस्वरूप आपका पैदावार भी बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि बुआई के समय का आप निश्चित रूप से ध्यान रखें, जिससे समय से आप जर्मिनेशन हो और उसमें टिलर्स भी समय से निकलें। तो ये हो गया आपका बुआई का समय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुआई का समय। अब आ गया वेराइटीज, गेहूं की प्रजातियां। ये भी एक बहुत बड़ा जो है एक पॉइंट है। प्रजातियां, किसान जो है अर्ली प्रजात, लेट प्रजात बोते हैं। किसान कभी अर्ली को लेट में बो देते हैं, लेट को अर्ली बो देते हैं। तो बाजार में जो अर्ली वैरायटी मिलती हैं, किसान ये भ्रम रहता है कि अर्ली का मतलब जो जल्दी पकने वाली वैरायटी हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि अर्ली का मतलब होता है जो जल्दी बोई जाती हैं प्रजातियां और काफ़ी लंबे अवधि तक होती हैं, वो अर्ली प्रजातियां हैं। और जो लेट प्रजातियां हैं वो लेट में बुआई की जाती हैं और उनका पकने का समय, उनका ड्यूरेशन जो है वो कम होता है। तो ये लेट प्रजातियां हैं। इस भ्रम को आप क्लियर कर लीजिए कि अर्ली जो प्रजातियां होती हैं उनकी अवधि जो है लंबी होती है और जो लेट प्रजातियां होती हैं उनकी अवधि कम होती है। तो ये जो है प्रजातियां का बारे में है। अब इसमें जैसे प्रजातियां तो आप बहुत सारी बोते हैं, मैं उन खास प्रजातियों को बताऊंगा जो आप बोएंगे तो पैदावार आपका बहुत ही अच्छा मिलेगा। 80-85 क्विंटल पर हेक्टेयर मिलेगा, 90 क्विंटल पर हेक्टेयर मिल सकता है। इसमें भारतीय गेहूं अनुसंधान परिषद करनाल द्वारा 2-3 प्रजातियों को हम बताएंगे जो आप अच्छा उससे पैदावार ले सकते हैं। नंबर 1 है DBW 303। ये वर्तमान में बहुत अच्छी प्रजाति चल रही है। अगर ये आपको कहीं से मिलती है
तो इसको आप बो सकते हैं। और दूसरे नंबर पर है DBW 370, DBW 371, DBW 372। ये 85 क्विंटल पर हेक्टेयर देती है। अच्छा, इसके पहले जो मैंने DBW 330 हमने जो बताया है, ये SD 2967 से 30% इसका पैदावार अधिक होता है, और SD 3086 से इसकी पैदावार 11% अधिक होती है। और बाकी ये करनाल बंट वगैरह जो होते हैं, कंडुआ वगैरह से इसमें नहीं लगती हैं, ये रेजिस्टेंट वेराइटी है। तो ये हो गया प्रजाति। कुछ प्राइवेट कंपनियां भी प्रजाति जो अच्छी निकाली हैं, उसमें अजीत 349 है, और एक श्रीराम कंपनी है, उसकी एक प्रजाति है 303। तो ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है, इसकी पैदावार बहुत अच्छी मिल रही है। तो इन सब प्रजातियों का आप बो सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कुछ अपने बीज गोदामों पर इस समय जो मौजूद हैं, उस पर भी आप उससे ले सकते हैं। अच्छी प्रजातियां आई हैं, जैसे WH 1277 है, PBW 187 है, और 2967 है, और 303 है। ये सब प्रजातियां आपके यूपी गवर्नमेंट की जो बीज गोदाम हैं वहां पर भी आपको मिल जाएंगी। आप अपने एरिया के अनुसार या अर्ली या लेट जो आप बोते हैं, हम लेट वेराइटी जो बोने के लिए गेहूं की पिछेती बुआई के लिए मैं एक वीडियो फिर से बनाऊंगा, इसका आप लाभ ले सकते हैं। तो ये प्रजातियों के बारे में आपको बता दिए। अब मैं थोड़ा सा आपको स्पेसिंग के बारे में बता दूंगा कि जो है आप सीड ड्रिल से बोते हैं या छिटकमा कुछ भी किसान बोते हैं। अगर आप सीड ड्रिल से बोते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 22.5 सेंटीमीटर। जो पिछेती बुआई करेंगे उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। ये पिछेती बुआई के लिए आप जो है लाइन से लाइन की दूरी 15 से 18 सेंटीमीटर कर सकते हैं। तो ये हो गया गेहूं की बुआई के लिए। अब आगे जो है आप सिंचाई करेंगे या अन्य क्रियाएं करेंगे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये हो गया आज का गेहूं की बुआई के संबंध में। और इसी के साथ मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल उन्नत खेती ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबावें, और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका पर्याप्त लाभ मिले। मेरा एक फेसबुक पर भी उन्नत खेती ज्ञान एक पेज है, उसको भी आप फॉलो करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। और इसी के साथ मेरा आपको नमस्कार, धन्यवाद।